हेलो नमस्कार। आज सोशल साइंस के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ क्लासेस आपको समझ में आ रहे होंगे। ये जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर में पूछे हुए और ऐसा एक्सपेक्टेशंस है कि आगे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल होंगी, आपको ये क्लास समझ में आ रही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे हुए हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, उनको देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 1929 में। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 1929 की महामंदी का प्रमुख कारण क्या था। 1929 में जो महामंदी हुई थी उसका प्रमुख कारण क्या था। ऑप्शन नंबर ए दिया है कृषि क्षेत्र में अधिक अति उत्पादन था, कृषि क्षेत्र में न्यूनतम, यहाँ होगा न्यूनतम उत्पादन था, या फिर बेरोजगारी थी, या प्रमुख बैंकों का धराशायी होना। जो 1929 की आर्थिक महामंदी थी इसका कौन सा कारण यहाँ पर सही है। कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन हो गया था, कृषि क्षेत्र में न्यूनतम उत्पादन हुआ था, बेरोजगारी थी, या बैंकों का धराशायी होना था। तो हमने जो महामंदी के बारे में पढ़ा 1929 में हुआ था, इसमें कृषि की उत्पादन अधिक हो चुकी थी। कृषि इतना अधिक उत्पादित किया जा चुका था जिसके कारण उसका दाम गिर गया, और जो चीजें थी वो बहुत अधिक थी और सप्लाई अधिक हो गई, दाम उसका कम हो गया। इसके कारण वहां पर जो महामंदी आई थी उसको हम जानते हैं कि कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन होने के कारण ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक हो जाएगा। कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन हुआ जिसके कारण जो अनाज है उसका दाम गिर गया था और वहां पर महामंदी का एक कारण बना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, देखिए 1944 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम आईएमएफ कहते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना कहाँ की गई थी। 1944 में की गई। इसके साथ ही वर्ल्ड बैंक की भी स्थापना की गई थी। जब आईएमएफ इसकी स्थापना की गई, इसके साथ ही वर्ल्ड बैंक की भी स्थापना की गई थी 1944 में। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में और साथ ही वर्ल्ड बैंक की भी स्थापना की गई थी 1944 में। कहाँ की गई थी। ऑप्शन नंबर ए दिया है ब्रिटेन में, ऑप्शन बी दिया है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, ऑप्शन नंबर सी दिया है फ्रांस में, ऑप्शन नंबर डी दिया है भारत में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में की गई थी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। यूएसए में स्थापना की गई थी वर्ल्ड बैंक की, और यहाँ पर हमने जो देखा आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो आईएमएफ है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना की गई। इन बैंकों की स्थापना ब्रिटेन नोट सम्मेलन जब हुआ था 1944 में अमेरिका में, उसी के तहत की गई थी। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, या लेटराइट मिट्टी। तो हम जानते हैं जो काली मिट्टी है ये कपास की खेती के लिए मुख्य रूप से उपदायी होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपजाऊ होती है, तो काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। काली मिट्टी मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात के साइड में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन से उद्योग में कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है। बॉक्साइट का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है किस उद्योग में। ऑप्शन नंबर ए दिया सीमेंट उद्योग में, एल्यूमिनियम में, लोहा एवं इस्पात में, या कागज में। कौन से उद्योग में कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है। तो हम जानते हैं जो बॉक्साइट होता है वो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। एल्यूमिनियम के उद्योग में कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था। जो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम है वो कब बना था। ऑप्शन नंबर ए दिया है 1960 में, ऑप्शन नंबर बी दिया है 1980 में, ऑप्शन नंबर सी दिया है 1986 में, ऑप्शन नंबर डी दिया है 2001 में। तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कब, जो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम है वो कब बना था। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1986 में। और हम उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम ये कब मनाते हैं 24 दिसंबर को। जो 24 दिसंबर है इस दिन हम मनाते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम। इसकी स्थापना कब हुई थी 1986 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ 5 है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट
कब लागू किया गया था? ये जो वर्नाक्यूलर है ये क्या है? प्रेस एक्ट है। इसको कब लागू किया गया? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1875 में, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 1878 में, ऑप्शन नंबर सी दिया है 1880 में और ऑप्शन नंबर डी दिया है 1885 में। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को कब लागू किया गया था? ये क्या है? एक ऐसा प्रेस एक्ट है जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है, ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया। जो हमारे क्रांतिकारी थे, जो अखबार निकालते थे, न्यूज़पेपर निकालते थे, अंग्रेजों ने इस पर बैन किया ताकि अंग्रेजों की आलोचना ये कर ना सके। तो इसके लिए इसको लागू किया गया था। और कब लागू किया गया? 1878 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ बेल्जियम अपनी सीमा साझा करता है? बेल्जियम के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें बताया गया था चैप्टर में, बेल्जियम के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है। तो बेल्जियम अपनी सीमा साझा करता है, किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ऑप्शन नंबर ए दिया इटली के साथ, ऑप्शन नंबर बी दिया है स्विट्जरलैंड के साथ, ऑप्शन नंबर सी दिया है लग्जमबर्ग के साथ, ऑप्शन नंबर डी दिया है स्पेन के साथ। तो बेल्जियम अपनी सीमा किसके साथ साझा करता है? लग्जमबर्ग के साथ। इसके साथ साथ नीदरलैंड के साथ भी बेल्जियम की सीमा लगती है, नीदरलैंड के साथ भी बेल्जियम की सीमा लगती है, जर्मनी के साथ लगती है और फ्रांस के साथ भी इसकी सीमा लगती है बेल्जियम की। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन हो, लग्जमबर्ग हो, नीदरलैंड हो, फ्रांस हो या जर्मनी हो, हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा जा रहा है 8 में, ब्रिटेन में कॉर्न लॉ समाप्त करने का मुख्य कारण क्या था? कॉर्न लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस हर बार लगभग हर शिफ्ट में पूछा जाता है। तो ब्रिटेन में जो कॉर्न लॉ समाप्त हुई थी, या तो ये पूछ सकते हैं कॉर्न लॉ कहाँ पर समाप्त की गई थी या कहाँ लागू की गई थी? तो ब्रिटेन में। इसका मुख्य कारण क्या था इसको समाप्त करने का? देखिए, कॉर्न लॉ जो था ये अनाजों पर लगने वाला जो कर है, जो आयातित अनाज से जो दूसरे देश से इस देश में जाते थे, ब्रिटेन में जो अनाज आ रहे थे उस पर जो कर लगाए गए उसको खत्म करने के लिए किसानों ने राजा से बोला कि जो आयातित अनाज है, अपने देश में जो अनाज आ रहे हैं, ब्रिटेन में जो अनाज आ रहा था दूसरे देशों से, तो किसानों ने कहा कि हम दूसरे देश से अनाज क्यों लेते हैं, हम अपना अनाज खुद उत्पादन करेंगे। तो राजा ने एक कानून बना दिया कॉर्न लॉ, जिसके द्वारा किसान लोग अनाज उत्पादित करने लगे और अनाज का मूल्य बढ़ा करके बेचने लगे। तो जो शहर में काम करने गए वो अधिक महंगे अनाज को नहीं खरीद सकते, जो गरीब लोग हैं वो अधिक महंगे अनाज को नहीं खरीद सकते। तो इसका विरोध किया था उद्योगपतियों और शहरियों ने, इसका विरोध किया था। शहरियों ने क्यों किया? क्योंकि जो अधिक महंगा जब अनाज मिलेगा, वो शहर गए काम करने तो अधिक महंगे अनाज को नहीं खरीद सकते। उद्योगपतियों ने कहा इससे तो केवल किसानों को फायदा है, जब दाम बढ़ा करके किसान बेच रहे हैं तो इससे केवल किसानों का फायदा है। तो उद्योगपति और शहरियों ने विरोध किया, जिसके द्वारा राजा ने कॉर्न लॉ को समाप्त किया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ? आर्थिक महामंदी के बारे में हमने पढ़ा, कब से हुआ? 1929 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था। किस लिए हुआ था? जब अधिक उत्पादन हो गई थी, कृषि में उत्पादन अधिक हो गई, जिसके कारण उसकी वैल्यू कम हो गई, दाम गिर गई और महामंदी का कारण बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है? हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि सूचियों का उल्लेख भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में दिया गया है? तो हम जानते हैं 3 प्रकार की सूचियां होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये संघ सूची हो गई, दूसरी होती है राज्य सूची और एक होता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, इनके बारे में भारतीय संविधान के कौन से समवर्ती सूची, भारतीय संविधान के किस अनुसूचियों में दिया हुआ है? तो अनुसूची नंबर 7 में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में दिया है। देखिए, संघ सूची क्या होता है? जिस पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो केवल केंद्र सरकार का होता है। राज्य सूची में कानून राज्य सरकार बनाता है और जो समवर्ती सूची ऐसी विषय है जिस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी। जैसे शिक्षा हो गया, समवर्ती सूची का विषय है। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यापार है, शिक्षा है, ये समवर्ती सूची का विषय हो जाएगा। कृषि, ये भी कृषि पर भी कानून बनाया जा सकता है, लेकिन जो विदेशी कार्य है, विदेशी कार्य ये संघ सूची का विषय है। इस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को है। तो कृषि जो विदेशी कार्य है वो कौन सी सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है और सूचियों के बारे में उल्लेख किया गया है अनुसूची नंबर 7 में। क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि भाषाओं का उल्लेख, जो हमारी संविधान में 22 भाषाएं हैं, उन भाषाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची में किया गया? तो 8वीं अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है,
लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो डेमोक्रेसी है, वो अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि इसमें क्या ऐसा गुण है कि ये अच्छी है। देखिए, सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, यहाँ पर सभी नागरिक समान है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, ये सभी को समान अधिकार देती है, सभी को इक्वल मानते हैं, तो समानता को बढ़ावा देते हैं। ऑप्शन नंबर बी है व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देते हैं, व्यक्ति गरिमा युक्त जीवन को जी सकता है, इसको बढ़ावा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसका जो प्रमुख कारण क्या है अच्छा होने का, ए और बी दोनों। ये व्यक्ति की गरिमा को भी बढ़ाता है, नागरिकों को समान अधिकार भी देता है, समानता भी इसमें लाता है। देखिए, मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? जो मोनोजाइट रेत है, इसमें कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया यूरेनियम, ऑप्शन नंबर बी में दिया कोयला, ऑप्शन नंबर सी में दिया है थोरियम, ऑप्शन नंबर डी में दिया है खनिज तेल। तो हम जानते हैं जो मोनोजाइट रेत है, इसमें क्या पाया जाता है? कौन सा खनिज? थोरियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार फसल है? फलीदार फसल क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है मोटे अनाज, ज्वार, दालें या चावल। तो फलीदार फसल है दाल, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फलीदार फसल कौन है? ज्वार और दालें हैं। यहाँ पर जो ज्वार दिया है ये मोटे अनाज में आता है। मोटे अनाज में क्या आता है? ज्वार। मोटे अनाज के बारे में अगर हमसे पूछा जाए तो ज्वार बाजरा किसमें आएंगे? मोटे अनाज में। और फलीदार फसल में क्या आएगी? दाल। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 ने पूछा है भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? जो भारतीय संविधान की यहाँ पर दिया है, भारतीय संविधान के बारे में क्या गलत है हमें यहाँ पर पढ़ना है। देखिए, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। जो भारतीय संविधान है वो धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। इसका मतलब धर्म के आधार पर लोगों को भेदभाव नहीं करना है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, चाहे किसी भी कम्युनिटी के लोग हो, इन पर आपस में भेदभाव नहीं करना है, इसकी मनाही करता है। तो ये बात सही है। भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है, ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हम जो जितने भी व्यक्ति है, देश के नागरिक है, वो सबको अधिकार है अपने इच्छा अनुसार वो किसी भी धर्म को एक्सेप्ट कर सकते हैं, किसी भी धर्म को वो छोड़ सकते हैं। तो ये संविधान धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। दूसरा है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। देखिए, जो भारतीय संविधान है किसी धर्म को राजकीय धर्म नहीं बनाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत हो जाएगा। सभी लोगों को किसी भी धर्म का पालन करने की आजादी देता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, जो हमारे मौलिक अधिकार में उल्लेखित किया गया है कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो अपने मर्जी से जिस धर्म को चाहे उसको अपना सकता है। डी है, किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। चाहे कोई धार्मिक समुदाय, वहां पर सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, ये गलत है। यहाँ पर धर्म का जो धर्म है उसको राजकीय धर्म नहीं बताता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था? जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन ये पूछा जाएगा कब हुआ था? तो 1992 में। 1992 में। और कहाँ पर हुआ था? ब्राजील में। ब्राजील का शहर है रियो डी जेनेरो, वहां पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन को आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर न्यूयॉर्क में नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, रियो डी जेनेरो में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है। कृषि आधारित उद्योग कौन सा यहाँ पर हमें बताना है? लोहा एवं इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, रासायनिक उद्योग या सीमेंट उद्योग। तो हम जानते हैं सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र किससे बनता है? कपास से, और कपास ही की जाती है खेती। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, यहाँ देखिए मनरेगा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? जो मनरेगा कार्यक्रम है वो किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए दिया है 2000 में, ऑप्शन नंबर बी दिया है 2005 में, ऑप्शन नंबर सी दिया है 1995 में, ऑप्शन नंबर डी दिया है 2010 में। तो मनरेगा कब स्टार्ट किया गया? 2005 में स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो। मनरेगा का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण देखिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम होता है मनरेगा का फुल फॉर्म। तो कब स्टार्ट किया गया? 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है हिंद स्वराज
पुस्तक के लेखक हैं? हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर ए दिया बाल गंगाधर तिलक ने, अरुणा असफ अली ने, ऑप्शन नंबर सी दिया सरदार पटेल ने, ऑप्शन डी दिया महात्मा गांधी ने। तो हिंद स्वराज पुस्तक किसकी है? महात्मा गांधी की। ये ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है ये गीता रहस्य। जब ये मांडले जेल में थे तो इन्होंने लिखा था गीता रहस्य। ये किसकी पुस्तक है? बाल गंगाधर तिलक की। यहाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। धर्मनिरपेक्ष राज्य में, धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है कि अपना जो देश है अपने देश के संविधान में लिखा हुआ है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। इसका मतलब क्या होता है धर्मनिरपेक्ष का? यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है धर्म का कोई स्थान नहीं होता। ऑप्शन बी में दिया है एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी दिया है केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता मिलती है। ऑप्शन नंबर डी दिया जाता है सभी धर्मों को समान समझा जाता है। तो यहाँ पर धर्म का कोई स्थान नहीं होता, ऐसा नहीं है। धर्म का स्थान होता है, भारत में भी अलग अलग कम्युनिटी के अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं। एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास रखता है, यानी कि जो देश है अपना भारत है वो किसी एक धर्म में विश्वास रखता है, तो ऐसा नहीं है। केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्मों को मान्यता मिलती है, ऐसा भी नहीं है। जो धर्मनिरपेक्ष है इसका अर्थ क्या होता है कि सभी धर्मों को समान समझा जाता है, चाहे किसी भी धर्म हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्म कानून के सामने बराबर है, सभी धर्मों को समान समझा जाता है। ये ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। धर्मनिरपेक्ष में सभी धर्मों को समान समझा जाता है। यहाँ पर देखिए हमने 20 क्वेश्चन देखे, ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछे हुए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये जो क्वेश्चंस है बार बार इसको पढ़ने से, रिवीजन करने से आपका जो एग्जाम है उसकी तैयारी प्रिपरेशन अच्छे से हो रही होगी। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू।